नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का तीसरा भाग में रीडर पेस्ट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 का इतिहास चैप्टर 4 में भूमंडलीकृत विश्व का तीसरा भाग में रीडर पेस्ट से शुरू करेंगे कि अफ्रीका में किस प्रकार का रीडर पेस्ट बीमारी फैला। तो रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग ये दिखाया गया है। एक चित्र इसमें दिखाया गया है ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों का जो है खानों तक जो आवागमन करने के लिए 1887 का ये चित्र दिखाया गया है। ये देखिए कि मनुष्य जो है एक लालची प्राणी होता है कि अपने लालच के लिए जो है इन्होंने जो है घोड़ा गाड़ी को भी जो है पानी में नदी में उतार दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता होता था ट्रांसवाल जाने के लिए। यह विल्ज नदी को पार करके जो है ट्रांसवाल की जो है सोना की खदानों तक जो है पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। और इस तरह विटवाटर सैंड में जो है सोने की खोज के बाद तो बीमारियां और मौत का आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद जो है यूरोप के लोग जो है उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे, जो 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% पर से ऊपर जा चुका था। तो इस चित्र में दिखाया गया है सोने की खदान ट्रांसवाल जाते हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट बीमारी किस तरह फैला। तो अफ्रीका में जो है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल गया। मवेशियों में जो है प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से जो है लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। और यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर जो है यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से जो है बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के जो इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने जो है हजारों लोगों का जीवन और भाग्य को बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उसके संबंधों को जो है नई शक्ल में ढाल दिया। तो प्राचीन काल से जो है अफ्रीका के ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही थी, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी और सदियों तक अफ्रीकियों की जो है ज़िंदगी व काम का ज़मीन और पालतू जानवरों के सहारा ही चल रहा है। वहाँ जो है पैसा या वेतन पर जो है काम करने का जो है चलन नहीं था। वहाँ पर जो है 19वीं सदी के आखिर में जो है अफ्रीका में जो है ऐसे उपभोक्ता जो है सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी कोई कमी नहीं होती, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने के लिए क्या ज़रूरत है। तो 19वीं सदी के आखिर में जो है यूरोपीय ताकत अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्रों और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की जो है और आकर्षित होने लगा था अफ्रीका की ओर। और यूरोपीय लोग जो है अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें जो है वापस यूरोप भेजा जा सके। और लेकिन वहाँ जो है एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और वहाँ के लोग जो है तनख्वाह पर जो है काम नहीं करना चाहते थे। मजदूर की जो है भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए जो मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए थे, लेकिन बात नहीं बनी और उन पर जो है भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिसका भुगतान करना जो है केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में जो है काम करता हो। तो इस प्रकार इस चित्र में आप देख रहे हैं छात्रों, इस चित्र में देखिए दिखाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते हुए मजदूरों को दिखाया गया है। यह चित्र जो है ग्राफिक 1875 का बनाया गया है। यह ट्रांसवाल जो है दक्षिण अफ्रीका का सोने का खदान है, जहाँ पर एक खदान में काम करते हैं मजदूरों को दिखाया गया है। और ये देखिए यूरोपीय लोग जो है सूट बूट में है और अफ्रीका के लोग जो है देखिए किस तरह जो है गरीबी हालत में खुला बदन में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्तकारों को जो है उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार
कानून भी बदल दिया गया। नए कानून में जो है यह व्यवस्था भी कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को जो है पैतृक संपत्ति मिलेगी, अपने पिता का संपत्ति। और इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को जो है श्रम बाजार में ढकेलने का कोशिश किया जाने लगा। और इस प्रकार खान कर्मियों को जो है खदानों में काम करने वाले लोगों को जो है बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने फिरने की पाबंदी लगा दी गई। और तभी वहाँ रीडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु का रोग भी जो है फैल गया। और इस प्रकार अफ्रीका में रीडरपेस्ट नामक की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में जो है फैली थी, आखिरी सालों में दिखाई पड़ता है। तो छात्रों, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा रीडरपेस्ट क्या है, तो उसका आंसर यही होगा। तो उस समय जो है पूर्वी अफ्रीका में जो है एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का जो है पेट भरने के लिए जो है एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से जो है महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह जो पश्चिमी अफ्रीका में बढ़ने लगी। और 1892 में जो है यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची थी यह बीमारी। और 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। और रीडरपेस्ट के अपने रास्ते में आने वाले 90% जो है मवेशियों को जो है मौत की नींद सुला दिया। तो छात्रों, यही आंसर होगा। रीडरपेस्ट क्या था? तो रीडरपेस्ट मवेशी वाला बीमारी था, पशु बीमारी, जो दक्षिण अफ्रीका में फैला था, जिसमें 90% जो है पशु मारे गए थे। और इस प्रकार पशुओं के खत्म हो जाने से जो है अफ्रीकियों को जो रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गया था। और अपनी सत्ता को जो है मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को जो है श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने जो है बचे खुचे पशु भी जो अपने कब्जे में ले लिए। और बचे खुचे पशु संसाधनों पर जो कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को जो पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने के लिए जो है बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। और इस प्रकार अफ्रीका को गुलाम बना लिया था, जिस तरह हमारा भारत देश गुलाम बना था। और इस तरह 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर जो है पश्चिमी अफ्रीका और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती है। और इसके बाद हम आते हैं भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो छात्रों, परीक्षा में आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा, गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो उन्हीं के बारे में आप जानेंगे कि गिरमिटिया मजदूर को जो है अनुबंध के आधार पर जो है मजदूरों को जो है श्रमिकों को जो है एक बॉन्ड पेपर पर जो है हस्ताक्षर करवाया जाता था। उन्हें 5 साल के लिए जो है अनुबंध पर काम करना पड़ता था, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो इस प्रकार भारत में अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को जो ले जाया जाना भी जो 19वीं सदी की जो है दुनिया की विविधता को प्रतिबिंब करता है। और यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए जो है बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में जो है भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की जो ईजाद की दुनिया थी। और इस प्रकार 19वीं सदी में जो है भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण कार्यों में जो है परियोजना में जो है काम करने के लिए दूर दूर देशों से लाया जाता था। और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को जो है गिरमिटिया मजदूर को खास तरह से अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। और इस अनुबंधों में जो है यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे अपना स्वदेश लौट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते थे। और भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से लोग जाते थे। और इस प्रकार 19वीं सदी के मध्य में जो है इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग भी जो है खत्म हो रहे थे भारत देश का। और इस प्रकार ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए जो है ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। और इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा था। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका जो है भाड़ा नहीं चुका पाते थे और उस पर कर्जा बढ़ने लगा था।
काम की तलाश में जो है उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को जो है मुख्य रूप से जो है कैरेबियाई द्वीप समूह त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिस व फिजी से लाया जाता था और तमिल अप्रवासी सिलोन या मलाया जाकर काम करते थे, अर्थात श्रीलंका में। और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को जो है असम के चाय बागानों में जो है काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। छात्रों, ये दिखाया गया है एक चित्र में, ये देखिए एक बागान का चित्र है जिसमें ये फसल जो है ये कोको का फसल है, जो गिरमिटिया मजदूर जो है काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार मजदूरों की जो भर्ती का काम जो है मालिकों के एजेंट किया करते थे और एजेंटों को जो है कमीशन मिलता था। और बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को जो है मान लेते थे और एजेंट भी जो है भावी अप्रवासियों को जो फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां भी देते थे और इस प्रकार झूठी जानकारियां देकर जो उन्हें जो है अपने चंगुल में फंसाकर गिरमिटिया मजदूर बना लेते थे। और कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम और ज़मीन का हालत कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी भी नहीं दी जाती थी। और बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है, या मतलब समुद्र पर दूसरा देश। और अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण कर किडनैप कर लेते थे। छात्रों, ये दिखाया गया, ये देखिए ये सब गिरमिटिया मजदूरों का जो है चित्र है, ये देखिए, जिसका नाम नहीं बल्कि इन लोगों का नंबर से जाना जाता था। खुला बदन में जो इन लोग रहते थे, ये देखिए गिरमिटिया मजदूरों का चित्र दिखाया गया है। और इसमें मालिकों के लिए उन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि उसकी संख्या से पहचाना जाता था। ये देखिए सभी गिरमिटिया मजदूर का संख्या दिया गया है। तो छात्रों, इस प्रकार 19वीं सदी कि इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का जो है नाम दिया है। और बागानों में जो है या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद जो है मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद लेकर आए थे वैसा उन्हें वो हालत वहाँ पर नहीं मिला और नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ जो कठोर थी, बहुत मेहनत काम करना पड़ता था और मजदूरों के जो है पास कानूनी अधिकार कहने भर कुछ भी नहीं था। और उसके बावजूद मजदूरों ने भी जो है ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले थे। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी सज़ा भी दी जाती थी या उन्हें जान से भी मार दिया जाता था। और बहुतों ने जो है अपनी पुरानी और नई संस्कृतियाँ या सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मव्यक्ति के जो है एक रूप जो खोई दिया था। और त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को जो एक विशाल 19वीं उत्सवी मेले का जो रूप दे दिया गया था। और इस मेले में जो है होसे इमाम हुसैन के नाम पर जो है नाम दिया गया था, होसे। और इसमें सभी धर्मों एवं नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। और इस प्रकार रास्ता फिस्ता फेरियास्वाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैको के रेंगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। और उसने भी जो है भारतीय अप्रवासियों और कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच जो है इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है, जिसे त्रिनिदाद और गुयाना में जो है मशहूर चटनी म्यूजिक भी जो है भारतीय अप्रवासियों के जो है वहां पहुंचने के बाद सामने आई और रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही जो उदाहरण है, जिसमें संस्कृति समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। और यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी और उनकी जो है मूल पहचान था और विशिष्ट गुम हो जाती थी और बिल्कुल नया रूप सामने आ जाता था। मतलब अपना पुराना पहचान सब खत्म हो जाता था। छात्रों, ये देखिए गिरमिटिया मजदूर को जो है इस प्रकार का जो है इस फॉर्म में हस्ताक्षर करवाया जाता था जो अनुबंध पर आधारित होता था। एक अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया मजदूर पर जो है
का ये फॉर्म है। इस पर जो 5 साल की जो हस्ताक्षर करे बॉन्ड में हस्ताक्षर करवा लेता था, जो इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो है अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी जो वापस नहीं लौटे, जो वापस लौटे उनमें से भी जो अधिकांश केवल जो है कुछ समय यहाँ बिताकर फिर जो है अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। और इसी कारण इन देशों में जो है भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अर्थात छात्रों कहा जाए तो हमारे भारत देश के लोग जो है पूरे विश्व में जो है गिरमिटिया मजदूर बनकर जो गए थे, और इस तरह जो है कि पूरे विश्व में जो है सभी देशों में जो है इंडिया के लोग पाए जाते हैं। तो छात्रों, क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपॉल का नाम सुना है, जिसने जो है आप में से कुछ लोगों ने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शिव निरंजन चंद्रपोल का नाम जरूर सुना होगा, जो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था, लेकिन वो जो है हमारे भारतीय मूल था। और राम नरेश सरवन का नाम भी जो सुना होगा, ये भी जो है भारतीय टीम से जो है नहीं खेलते थे, ये लोग जो है वेस्ट इंडीज की टीम से जो है क्रिकेट खेलते थे, लेकिन गुण इंडिया का ही गाते थे। तो क्या आपको जो है कभी ऐसा लगता है कि इसके नाम पर जो है हम भारतीयों जैसे जो है क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। और 20वीं सदी के शुरुआती सालों से जो है हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का जो है विरोध करने लगे थे, और उनकी जो है राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी, और इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी जो है कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में से जो है बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे, और वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे और उसके साथ कूलियों जैसा जो है बर्ताव करते थे। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में जो है बिच्छू और पायरापेन के इस आसास से खूब देखा जा सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं विदेश में भारतीय उद्यमी। तो विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलों उगाने वाले के वास्ते जो है पूंजी की जो आवश्यकता थी, और बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों में से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देसी साहूकार और महाजन देश में आने लगे, और इस तरह क्या आपने शिकारी पूरी श्राप और नाटिक कोटई चटई यारों के बारे में सुना होगा। ये उस पर बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के में निर्यातोन्मुखी होते खेती के लिए कार्य लेते थे, और इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे, और उसके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की जो है व्यवस्थित पद्धति होती थी, और यहाँ तक कि उन्हें जो व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों से जो है देशी स्वरूप की जो है विकसित कर लिए थे। तो छात्रों, इस प्रकार अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारियों और महाजन भी जो जा पहुँचे थे, और हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों में से भी आगे थे, जिन्हें 1870 के दशक में उन्हें दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे, और इन दुकानों में जो है सैलानियों को जो आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ों जो मिलती थी, और यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपथों के आ जाने से जो सैलानियों को जो संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। अब इसके बाद हम आते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो छात्रों, भारत में भी जो पैदा होने वाली महीन कपास का जो है यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था, और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी जो है कपास का उत्पादन भी बढ़ने लगा था, और इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने जो सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर जो रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। छात्रों, ये है बकिंघम पैलेस जो इंग्लैंड में है। यहीं पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सारा कामकाज होता था, और ब्रिटेन में आयातित कपड़ों का जो सीमा शुल्क थोप दिए गए,
वहाँ की जो है महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा और 19वीं शताब्दी की शुरुआती से जो है ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन दूसरे देशों में भी जो है अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क जो है व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से जो है बेदखल हो जाने के बाद भी जो है भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों को अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है और सन 1800 ईस्वी के आसपास जो है निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% घट कर रह गया था। 1815 में 15% घट गया था और 1870 में यह मात्र 3% रह गया था। तो फिर भारत के किन चीज़ों का निर्यात किया जाता था? तो आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है जिसमें निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से जो कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। जो 1812 से 1871 बीच में कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया था। छात्रों ये देखिए, ये है सूरत बंदरगाह जहाँ पर जो है व्यापार होता था और इस प्रकार कपड़ों की रंगाई के लिए जो है इस्तेमाल होने वाले नील का भी जो है कई दशक तो जो बड़े पैमाने पर यह निर्यात हो रहा था। तो छात्रों आप लोग जो है कक्षा 6 में पढ़े होंगे नील की खेती के बारे में, कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे कि इस तरह नील मजदूरों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत किया था, विद्रोह किया था, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि नील जो होता था विदेशों में जो है नील के जैसा कोई भी उन लोग का जो बोट नाम का वृक्ष होता था जिसमें नील के जैसा जो है चमकदार रंग नहीं दे पाता था, तो इसीलिए भारत में जो है नील की खेती करवाया जाता था। और नील की खेती जो था वह बहुत ही जो है मेहनत करना पड़ता था, जिसके कारण जब मिट्टी को जो है उपजाऊपन ख़त्म कर देता था। और इस प्रकार 1820 के दशक में जो है चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का भी निर्यात किया जाने लगा और इस प्रकार हमारे भारत देश में जो है अफीम का भी खेती करवाया जाने लगा। और कुछ समय तक जो है भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन में निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले में चीन से चाय खरीद कर जो है यूरोपीय देशों में बेचा जाता था। तो छात्रों अब ये भी क्लास जो है 8 में पढ़े होंगे अफीम विद्रोह, जो अफीम उत्पादन करने वाले जो है यहाँ के किसानों ने जो है विद्रोह किया था। क्योंकि अफीम का पौधा ऐसा होता था कि जो है दलहन फसल उगाने वाले जो है खेतों में उगाया जाता था, जिससे भूमि की उर्वरकता खत्म कर दिया जाता था। तो इस प्रकार 19वीं सदी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की जो है बाढ़ आ गई थी और भारत में ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य व कच्चे मालों का निर्यात में जो है इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत में जो बहुत ज़्यादा होती थी और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। और इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही जो फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे जो है दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था और बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसी ही काम करता है। इसमें जो एक देश के मुकाबले दूसरे देश के होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है और ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने जो है 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में जो है एक अहम भूमिका अदा की थी। और ब्रिटेन में जो है व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उन्हें यथाकथित होम चार्जेज देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों को जो है पेंशन भी शामिल थी। छात्रों ये देखिए दिखाया गया इस मैप में किस तरह जो है भारत से व्यापार होता था समुद्री रास्ते से। ये देखिए भारत का जो है बंदरगाह सूरत बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, दूसरा में है मछलीपट्टनम, तीसरा में गोवा, चौथा में है मद्रास। तो इस प्रकार ये दिखाया गया है 17वीं सदी का जो है अंत में भारत को शेष विश्व के जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग है। तो छात्रों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में जो है
आप लोग के लिए इस चैप्टर का जो है भूमंडलीकृत विश्व का चौथा भाग लेके आएंगे, जिसमें आप लोग को पढ़ाएंगे महाद्वीपों के बीच अर्थव्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।